गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इतने दिन क्या बातें कर रहे थे? कला के तत्व, सड़ंग और कला के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत क्या होते हैं? संयोजन के सिद्धांत, इनको पढ़ पढ़ के तो परेशान। संयोजन के सिद्धांत, संयोजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले परिभाषा तो वो तो बात की बात है कि संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं। क्या होता है संयोजन? जैसे सड़ंग का मतलब तो होता है चित्रकला का। इसी प्रकार संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है बिखराव से बचाना। क्या होता है? बिखराव से बचाना। अब बिखराव से किसे बचाना है? चित्र को या फिर लोगों को? सभी आ जाते हैं उसमें। संयोजन का मतलब क्या होता है? बिखराव से बचाना, किसी भी चीज का बिखराव से बचाना। चित्र में अगर क्या नाम से संयोजन नहीं होगा तो चित्र अच्छा थोड़ी लगेगा, नहीं लग सकता है। अगर उसमें सभी तत्व एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, उनमें सहयोग नहीं हो पाएगा और उसमें बिखराव होगा तो चित्रकला करती सुंदर थोड़ी लग सकती है? लग सकती है क्या? तो उसे क्या कहेंगे अपन? बिखराव से बचाना। फिर इसके बाद में देखते हैं संयोजन कितने प्रकार का होता है या कौन कौन से संयोजन के सिद्धांत है। संयोजन के प्रकार, संयोजन के प्रकार कौन से हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब 6 संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है? सहयोग। सहयोग, सहयोग का मतलब क्या होता है? एकता भी होता है, कह सकते हैं हम इसे एकता। फिर इसके बाद में दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सामंजस्य। सामंजस्य, सामंजस्य के बाद में क्या है? संतुलन। संतुलन के बाद में प्रभाविता। प्रभाविता के बाद में प्रवाह और परिप्रेक्ष्य। ये होते हैं संयोजन के 6 सिद्धांत। याद रह जाएंगे। क्या क्या है? सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और परिप्रेक्ष्य। अब सबसे पहले हम देखेंगे सहयोग किसे कहते हैं। क्या होता है सहयोग का मतलब? एकता। एकता का मतलब क्या होता है? एकता नहीं होगी तो क्या होगी? पूरा ही बिखर जाएगा। तो क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए। सहयोग से तात्पर्य है कि चित्र संयोजन को बिखराव से बचाना। चित्र संयोजन को बिखराव से बचाने का मतलब क्या होता है? क्या होता है चित्र सहयोग को बिखराव से बचाने का मतलब? चित्र संयोजन में बिखराव से बचाने का मतलब ये होता है कि कोई भी चित्र बनाए तो उसमें बहुत सारी आकृतियां बना दी आपने। एक आकृति ये बना दी, एक आकृति ये बना दी, एक आकृति ये बना दी, एक ये बना दी, ये बना दी। अगर इनको संतुलन या बिखराव, एकता नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा? बिखराव हो जाएगा। जैसे ये चित्र है, एक आकृति यहाँ पे बना दी, एक यहाँ पे बना दी और एक यहाँ पे बना दी, तो ये क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये क्या है? बिखराव हो रहा है। जैसे अगर ये चित्र यहाँ पे बना रखा है किसी का, तो इसकी जो सहायक चित्र है उनको भी क्या है? बिखराव नहीं होना चाहिए, उनमें एक दूसरे से क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। इनमें क्या दिखनी चाहिए? एकता दिखनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। कहने का मतलब है सही किस में रहना चाहिए? एकता में रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।
फिर इसके बाद में देखेंगे कि सहयोग कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सहयोग, पता है? सहयोग 2 प्रकार का होता है। अब किस तरह का सहयोग होता है 2 प्रकार का? एक तो होता है सक्रिय सहयोग और एक होता है निष्क्रिय सहयोग। सक्रिय सहयोग तो किसे कहेंगे और निष्क्रिय सहयोग किसे कहेंगे? सक्रिय सहयोग तो कौन सा होगा? ऐसा सहयोग जो क्या नाम से सामने आकर किया जाता है। और निष्क्रिय सहयोग कौन सा होता है? जो पीछे से किया जाता है, जो सहायक सहायक के रूप में सहयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण उदाहरण क्या दे सकते हैं सक्रिय सहयोग का? सक्रिय सहयोग का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई मंदिर में दान देता है, कोई तो क्या करता है सामने आके दान देता है कि हाँ भाई मैं इतने लाख रुपए दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा सक्रिय। और निष्क्रिय सहयोग होता है कि जैसे कोई पीछे से देता है, उसका कोई अता पता नहीं है कि कितना दान दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, तो कौन सा सहयोग हो जाता है? निष्क्रिय सहयोग हो जाए। सक्रिय तो होता है जो सामने आकर देता है कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है या ये कर रहा हूँ, और निष्क्रिय होता है जो पीछे से करता है। जैसे कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो जो सामने दिख रहा है वो तो क्या दिख रहा है आपको? सक्रिय दिख रहा है। और जो पीछे पर्दे के पीछे जो काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? निष्क्रिय सहयोग कहलाएगा। सहयोग तो अभी तो कर रहा है। अभी जैसे नाटक ही करते हैं, नाटक में जो सामने मंच पे काम करने वाले होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, और जो पीछे से जो काम करते हैं उनको जो सहायता प्रदान करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? निष्क्रिय सहयोग कहलाता है। परंतु वो क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। आई समझ में? नहीं आए तो और दोबारा समझाऊं अच्छे से। ये होता है ना सहयोग। फिर इसके बाद में आता है अपने सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है, तो सहयोग तो हो गया। सहयोग का मतलब तो क्या होता है? एकता, अर्थात बिखराव से बचाना। अब आएगा इसके बाद में सामंजस्य। इस सामंजस्य का मतलब क्या होता है? क्या होता है सामंजस्य का मतलब? सामंजस्य का मतलब होता है कि कला के सभी तत्व एक दूसरे से क्या हो, मेल खाते हुए प्रतीत होने चाहिए। जैसे किसी भी चित्र का निर्माण करोगे तो उसमें चित्र में कला के सभी तत्व कौन कौन से होते हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ये जो सभी तत्व है जो एक दूसरे से क्या होने चाहिए? मेल खाते हुए दिखने चाहिए। अगर मेल खाते हुए दिखेंगे तो क्या है, जो अनावश्यक तत्व है ना वो उस चित्र में नहीं आ पाएगा। अगर मेल नहीं खाएंगे तो उसमें क्या है, अनावश्यक तत्व आ जाएगा, और कला में जो सामंजस्य जो इसकी एकता है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो सामंजस्य की जो परिभाषा है वो है कि कला के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल एक दूसरे से क्या होना चाहिए? मेल खाते हुए या मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे यहाँ पर चित्र बनाया, ये वाला चित्र बनाया तुमने, तो इसमें रेखा भी इतनी सी होनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। कलर भी उस तरीके से लगाना पड़ेगा अपने को कि जो उसमें अच्छा लग रहा है। जैसा वातावरण है वैसा वातावरण अपने को दिखाना पड़ेगा। अगर दिन का वातावरण बना रहे हो तो उसमें सूर्य का प्रकाश दिखाना पड़ेगा। अगर रात का वातावरण बना रहे हो तो रात्रि का दृश्य दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि क्या नाम से दिन में रात्रि दिखा दो, इधर एक तरफ सूरज निकल रहा है और उधर तारे निकल रहे हैं, तो सामंजस्य थोड़ी होगा। और पोत का भी निर्माण उस तरीके से करना चाहिए कि जैसे जो जितनी सी आवश्यकता हो, अनावश्यक तत्व नहीं आ पाए। अगर अनावश्यक तत्व आ जाएंगे, अनावश्यक तत्व क्या होता है? जैसे ये एक मुख्य आकृति यहाँ पे बना दी, मुख्य आकृति को तो एक छोटी सी आकृति बना दी और जो आसपास की आकृति है वो ज्यादा बड़ी बना दी, तो क्या है? अनावश्यक तत्व। जैसे ये भी बोल सकते हैं कि बड़ आकृति है, मुख्य आकृति उसको छोटा सा बना दिया, और जो अलंकरण होता है फूल पत्ती पशु पक्षी उनको क्या बना दिया? बड़ा बना दिया। तो क्या है, उसकी एक रास्ता है एकता को समाप्त कर देगा, तो सामंजस्य नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार अपने को रेखा भी उतनी सी खींचनी चाहिए जितनी आवश्यकता है, पोत का निर्माण भी उतना ही करना है जितना आवश्यकता है। रंग, जितने भी जो कला के तत्व है उनको क्या करना है? बराबर रूप से चित्र पर लाना है। वही क्या कहलाता है? सामंजस्य कहलाता है।
फिर उसके बाद में आता है संतुलन। संतुलन क्या होता है? संतुलन का मतलब होता है भार। अब किसका भार? चित्रकला के सभी तत्वों का भार क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर का मतलब जितनी सी आवश्यकता हो। अब चित्र में भार कैसे उत्पन्न करोगे? जैसे चित्र में ये चित्र बना रखा है, ये दो आकृतियां, इसमें अपने को क्या लग रहा है? भार बराबर लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। परंतु इस तरफ क्या नाम से इस आकृति को नहीं बनाकर एक छोटी सी आकृति बना दी, तो ये भार बराबर लग रहा है क्या? संतुलन लग रहा है क्या? तो क्या हो जाए? कला का सौंदर्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। तो अपने को क्या करना है? कला के जो तत्व है उनका क्या करना है? जो चित्रण के तत्व है उनका भार क्या रखना है? समान रखना है। वही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। सभी तत्व एक क्या हो? उनका भार क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। फिर आता है कि संतुलन कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है संतुलन? संतुलन होता है, संतुलन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? सममित संतुलन और असममित संतुलन। सममित संतुलन तो उसे कहते हैं, जैसे इधर देख, सममित संतुलन जो जिसकी आकृति और भार समान हो उसे हम कहते हैं सममित संतुलन। जैसे ये दो मानव बनाए अपन ने, या दो बच्चे बनाए, इनका भार भी क्या है? समान है, और इनका वजन भी क्या लग रहा है? बराबर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सममित संतुलन हो जाएगा। और दूसरा क्या है? असममित संतुलन। असममित संतुलन वो होता है, ये हो गया सममित और असममित। असममित और सममित में क्या है? असममित सममित तो हो गया जिसके भार, जिसका भार और क्या नाम से आकृतियां समान हो या बराबर हो, तो उसे हम क्या कौन सा संतुलन कहते हैं? सममित संतुलन कहते हैं। असममित संतुलन होता है जिसका भार तो बराबर हो परंतु आकृतियां असमान हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम असममित संतुलन कह सकते हैं। जैसे एक तरफ तो ये बड़ा लड़का बना दिया, दूसरी तरफ इधर क्या कर सकते हैं हम? छोटा लड़का बना दिया। अभी तो क्या हो रहा है? न तो इसका भार समान है, न आकृतियां समान है। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इस तरफ या तो कुछ छोटा मोटा पेड़ वेड़ और बनाना पड़ेगा अपने, या कुछ आकृति ऐसी बनानी पड़ेगी जो क्या लगे? बराबर लगे। तो ये क्या हो जाएगा? अब इधर देखेंगे तो ये पूरा कवर कर रहा है, इधर भी ये क्या कर रहा है? बड़ा कवर कर रहा है, बराबर कवर कर रहा है। तो अपने को क्या लग रहा है कि लगभग क्या है? बराबर है, कि इनकी आकृतियां तो लगे परंतु भार क्या लग रहा है अपने को? समान लग रहा है, तो ये क्या कहलाता है? असममित संतुलन कहलाता है। संतुलन कितने प्रकार का होता है? संतुलन दो प्रकार का होता है, सममित संतुलन और असममित संतुलन। आगे समझ में? फिर संतुलन के बाद में आता है प्रभाविता। कि प्रभाविता क्या है? क्या होती है प्रभाविता? प्रभाविता का मतलब होता है चित्रकृति पर सर्वप्रथम जो मुख्य आकृति होती है ना, उस पर अपना ध्यान जाए, फिर भांति भांति अन्य आकृतियों पर ध्यान जाना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई सा भी चित्र देखे तो सर्वप्रथम दृष्टि अपनी किसके ऊपर जानी चाहिए? जो मुख्य आकृति है उसके ऊपर जानी चाहिए। वो क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। जैसे ये बनाया गिराज का चित्र, ये गिराज, आगे इधर है छोटा गिराज, फिर इधर एक और छोटा गिराज। तो सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान जा रहा है अपने को? इसके ऊपर। प्रभावित किसको बना रहे हैं अपन? इसको बना रहे। फिर उसके बाद में जो आसपास में जो छोटी आकृतियां खड़ी है
उनके ऊपर ध्यान जा रहा है। कहने का मतलब है सर्वप्रथम अपनी दृष्टि किसके ऊपर पड़नी चाहिए? जो मुख्य आकृति पर है, उसके बाद में जो अन्य आकृतियों है उसके ऊपर अपनी दृष्टि जाए, वो क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। आ जाएगा समझ में? तो ये होता है प्रभाविता। प्रभाविता का मतलब ये होता है कि जो मुख्य आकृति है उसके ऊपर अपना ध्यान जाए। अभी कहीं भी शादी में जाते हैं तो अपने ध्यान कहाँ पे जाता है? दूल्हा दुल्हन के ऊपर ही जाता है। प्रभावित किसको दिखा रहे हैं? उसको ऊपर ही दिखा रहे हैं। बाद में ध्यान किसके ऊपर जाएगा? उसके बाद में जाएगा कि वो अभी आए थे जीन। तो ये तो होता है प्रभावित। और प्रभावित कौन है? मुख्य आकृति। अगर उसको क्या नाम से, तो जिसके साथ भी जाएगा उसको अच्छा नहीं बना के अगर नॉर्मल बना दोगे तो मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा क्या? तो प्रभाविता में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुख्य आकृति को अन्य आकृतियों से क्या बनाना पड़ेगा? भिन्न बनाना पड़ेगा। तब जाके उसमें क्या होता है? प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र में अपन देखेंगे तो क्या कर रखा है? जो भगवान बुद्ध है उनको तो बड़ा बनाया गया है, और अन्य आकृतियां हैं उसमें क्या कर रखा है? अन्य आकृतियों को उनके आसपास में सहयोगी के रूप में बनाया गया है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, उसमें देखेंगे भगवान श्री कृष्ण को कितना बड़ा दिखाया गया है, दिखाया गया है। और जो उनके भक्तगण है उनको छोटा छोटा दिखाया गया है। तो वो क्या हो गए? प्रभाविता किसमें आ रही है? श्री कृष्ण में दिखाई दे रही है। उसी के बाद में तो अपने को लग रहा है कि पहले सर्वप्रथम दृष्टि श्री कृष्ण के ऊपर जा रही है, फिर बाद में अन्य आकृतियों पर जा रही है। वही क्या कहलाती है? प्रभाविता कहलाती है। ले जाएगा याद? फिर उसके बाद में आता है परवाह। परवाह क्या है? किसी की परवाह करना नहीं। परवाह का मतलब ये होता है कि चित्र पर अपनी दृष्टि अबाध्य रूप से गतिशील हो, वो क्या कहलाती है? परवाह कहलाती है। अबाध्य रूप से गतिशील का मतलब क्या है? जैसे ये चित्र बनाया गिराज का, ठीक है, तो मेरी दृष्टि जरूरी नहीं है इसके ऊपर ही नहीं रुकना चाहिए, ये वाली दृष्टि। अगर दृष्टि यहाँ रुक गई तो क्या नाम से हो, तो बाध्यता उत्पन्न होगी ना। इन दोनों के ऊपर भी तो ध्यान जाना चाहिए ना, तभी तो परवाह होगा। अगर एक ही एक जगह पे ध्यान जाएगा तो परवाह थोड़ी हो सकती है। अगर चित्र में गतिशीलता नहीं होगी तो चित्र अच्छा थोड़ी लगेगा। अगर आप पूरा सब कुछ इसमें कर दोगे, जो दिखाना है जो इसी के अंदर दिखा दोगे, इन दोनों आकृतियों को इतना ही नॉर्मल दिखा दोगे, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा, जाएगा क्या? प्रभाविता का मतलब ये नहीं होता है कि क्या नाम से इनको समाप्ति कर दो। प्रभाविता का मतलब ये होता है कि सर्वप्रथम दृष्टि किसके ऊपर जानी चाहिए? मुख्य आकृति पर। तो अपने को परवाह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परवाह का मतलब ये होता है कि अपनी दृष्टि चित्र पर सर्वप्रथम मतलब अबाध्य रूप से गतिशील हो। अगर इस चीज को देखे तो अपने की जिस चीज पर भी ध्यान जाना चाहिए और इस चीज पर भी ध्यान जाना चाहिए। तो ये होता है परवाह, याद दे जाएगा। फिर आता है अपना परिप्रेक्ष्य, कि परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अब द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कैसे करेंगे? द्विआयामी तल पर अपन छाया प्रकाश के माध्यम से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे इसमें छाया प्रकाश दिखाए के चित्र में क्या कर सकते हैं? अपन त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। त्रिआयामी प्रभाव कैसे करेंगे? एक तो रेखा के माध्यम से कर सकते हैं और एक वातावरण के माध्यम से अपन त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। रेखा के माध्यम से तो कैसे करेंगे? जैसे कोई डिब्बा बनाया ना है अपने को, ये बनाना है, ये द्विआयामी दिख रहा है, द्विआयामी दिख रहा है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है। अब इसकी गहराई नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें गहराई दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो रेखा के माध्यम से ये इसकी लंबाई चौड़ाई दिखाई दी या नहीं दिखाई दी, तो क्या हो जाती? ये तो रेखा के माध्यम से हो गया। अब वातावरण के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं? परिप्रेक्ष्य या छाया प्रकाश दिखा सकते हैं या त्रिआयामी प्रभाव दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? प्राकृतिक रूप से। जैसे जो पास में पेड़ होता है उसको तो क्या दिखाना पड़ेगा? बहुत डार्क कलर में दिखाना पड़ेगा, उसको बड़ा दिखाना पड़ेगा। और जो दूर की आकृतियां होती है उनको छोटा दिखाना पड़ता है। और जो कलर लगाते हैं उनको क्या लगाते हैं? हल्के कलर लगाते हैं, धुंधले कलरों का प्रयोग में लिया जाता है, मतलब चमकीले रंगों को प्रयोग में नहीं लेते हैं। ये होता है परिप्रेक्ष्य या छाया प्रकाश। आया समझ में? संयोजन का सिद्धांत। तो कितने होते हैं संयोजन के सिद्धांत या प्रकार? संयोजन के 6 सिद्धांत होते हैं: सहयोग, सामंजस्य,
संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और परिप्रेक्ष्य। आज बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे विस्तार से कल की क्लास में।